चैलेंज एनिमल को फेस करना पड़ता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है कैल्शियम की। तो जनरली किसान के यहाँ खाने पीने में आप देखेंगे तो वो हरा चारा खिलाएगा, दाना बाटा खिलाएगा, रफेज खिलाएगा, भूसा खिलाएगा। तो उसमें कितनी कैल्शियम की क्वांटिटी है, क्या वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। गैलेक्टोपोइसिस एक प्रोसेस होता है जो आफ्टर पार्चुरेशन शुरू होता है एनिमल की बॉडी में। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब कौन जानता है, जरा चैट बॉक्स में बताएं गैलेक्टोपोइसिस का मतलब क्या होता है। वर्बली जिसको पता है वो बोल सकता है गैलेक्टोपोइसिस का क्या मतलब होता है। किसी को नहीं पता गैलेक्टोपोइसिस का मतलब। मिल्क प्रोडक्शन होना सर, मिल्क का मिल्क का बनना, करना, पावसना सर। हाँ, मिल्क का बनना मींस गैलेक्टोपोइसिस। हाँ, मिल्क का बनना, मिल्क प्रोडक्शन होना सर। हाँ, इनकम्प्लीट लेट डाउन ऑफ मिल्क, पूरी अडर का पूरा पूरा खाली ना होना, और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीडेटिव डैमेज, इनको देखेंगे हम वन बाई वन ये क्या होते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो एनिमल को फेस करने होते हैं और इनको कंप्लीट करना होता है। ये सारे चैलेंजेस जो है इनकी डिपेंडेंसी कैल्शियम की क्वांटिटी जो उनको अवेलेबल हो रही है फीड एंड फूडर से, उस पर डिपेंड करता है कि एनिमल किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस कर पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनएडिक्वेट सप्लीमेंटेशन ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैल्शियम इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मिल्क एंड प्रॉपर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज एन essential part of optimum health and production. Consequently, insufficient available dietary calcium will have significant negative effect on economic status of any particular farm or livestock farmer. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर देखिए एनिमल को रखा क्यों जा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। फार्मर ने मिल्क बेचना है, अपने घर के लिए जो इस्तेमाल करना है उसे छोड़ के, अगर हम छोटे फार्मर की बात करें तो उसको मिल्क सारा सेल आउट करना होता है। अगर हम डेयरी फार्म की बात करें, ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म की बात करें, तो वहां तो सारा मिल्क किसी सोसाइटी में, किसी डेयरी फार्म में सारा का सारा मिल्क उसने देना ही होता है। लेकिन ये इकोनॉमिक लॉस की बात इसमें आ रही है। तो ये क्यों इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि एनिमल रेयरिंग में जो फार्मर का लेबर कॉस्ट है, किसान जो डेयरी फार्मर जो लेबर लगाए हुए है डेयरी पे, उसका कॉस्ट कम नहीं हो रहा है। उसके जो फीड, दाना बाटा चारा किसान खिला रहा है उसका कोई कॉस्ट कम नहीं हो रहा है। लेकिन कैल्शियम की इनसफिशियंसी की वजह से, ऑप्टिमम क्वांटिटी में कैल्शियम ना मिल पाने की वजह से, ये जो प्रोडक्शन होता है एनिमल का वो कम हो जाता है। इन जनरल हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि पास्चर से अगर कैल्शियम पास्चर में जो प्रेजेंट है, जो ग्रीन ग्रासेस हैं, साइलेज है, उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो 0.45% कैल्शियम अवेलेबिलिटी होती है उसमें। अगर साइलेज की बात करें तो उसमें 0.15% कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होती है। और जो ग्रेन में हम दाना और बाटा यूज करते हैं, फार्मर जो खिलाता है पशु को, उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो मेन कैल्शियम का जो सोर्स होता है वो यही रह जाता है। तो इसमें अगर हम देखें कि मान लीजिए एवरेजन 20 किलो हरा चारा एक किसान एक दिन में अपने पशु को खिला रहा है, तो मान लीजिए उसने हरा घास जो है 16 केजी खिलाया और 4 केजी उसने साइलेज खिलाया, तो उसको कितना कैल्शियम मिल जाएगा। इस सब को कैलकुलेट जब करते हैं तो टोटल 78 ग्राम कैल्शियम
कार्बोनेट के फॉर्म में एनिमल को अवेलेबल हो पाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, जिसका कि 35 to 38% ही कैल्शियम, जो आयनिक कैल्शियम है, उसकी अवेलेबिलिटी एनिमल के लिए होती है। तो अगर हम 78 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो एनिमल को अवेलेबल हुआ है, इसका 38% करेंगे, 35% करेंगे, तो ये करीब 25 ग्राम कैल्शियम होता है। अब हम अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो मेंटेनेंस के लिए काऊ में बात करें जो कि 400 केजी बॉडी वेट की है और 4% उसमें मिल्क में फैट आ रहा है, तो उसको कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कितने फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए भाई कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में क्यों है। पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम बॉडी में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा परसेंट में पाया जाने वाला मिनरल होता है, जिसकी की 9 जो बॉडी में टोटल कैल्शियम है, जिसका 98% टीथ और बोन्स में होता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कैल्शियम की? सबसे पहले अपना मेंटेनेंस उसने करना है, प्रोडक्शन करना है, और अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसको अपने फीटस के नरिशमेंट के लिए, अपने फीटस की ग्रोथ के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने क्या बोला कि बॉडी में जितना भी कैल्शियम अवेलेबल है उसका 98% बोन और टीथ में होता है। जब फीटस पेट में है, फीटस एनिमल की बॉडी में है, प्रेग्नेंट है एनिमल, तो उसके फीटस की ग्रोथ हो रही है ना, उसमें हड्डियां भी बन रही हैं, उसमें बाकी टीथ भी बन रहे हैं, और भी जो कैल्शियम की मैकेनिज्म है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट की प्रोसेसिंग है, नर्व्स की प्रोसेस है, उस सब के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल हम बात करेंगे मेंटेनेंस के लिए और मिल्क यील्ड के लिए। तो एक काऊ को, जिसका कि बॉडी वेट एवरेज 400 केजी है, 16 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, वियर एंड टीयर के लिए, रख रखाव के लिए जरूरत होती है। मिल्क यील्ड की बात करें तो कैटल में 1 केजी मिल्क प्रोडक्शन के लिए 3.21 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर हम बफलो की बात करें तो बफलो में मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट बफलो में थोड़ी ज्यादा होती है कैटल से। कैटल में 16 ग्राम रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम पर डे मेंटेनेंस के लिए, बफलो में 18 ग्राम अवेलेबल होता है। फास्फोरस की बात करें तो 11 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है कैटल में, और 13 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है बफलो में। मिल्क यील्ड की बात करें तो 3.21 एवरेजन, ये 3.3 तक जाता है, और 1.98 होती है फास्फोरस की जरूरत। बफलो में फिर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 4.65 ग्राम प्रोडक्शन, 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए बफलो में जरूरत होती है, और 2.98 ग्राम, लगभग 3 ग्राम फास्फोरस की जरूरत मेंटेनेंस के लिए होती है। तो देखिए, अगर यहाँ से हम देखें, अगर हम 10 लीटर प्रोडक्शन के लिए बात करें, तो अगर हम कैटल की बात करें, गाय की बात करें, तो 10 ग्राम के लिए 32 टू 35 ग्राम कैल्शियम जरूरत है 10 केजी मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल की। अब हम देखें कि 20 किलो चारा अगर वो खा रहा है तो उसको मिल कितना पा रहा है, 25, और रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, 35, 25 प्लस 61, 16, तो ये कितना हो गया, 41 हो गया। तो कितना कैल्शियम डेफिसिट रह गया, 16 ग्राम कैल्शियम डेफिसिट रह गया ना। तो ये बचा हुआ जो 16 ग्राम कैल्शियम है, इसके फुलफिलमेंट के लिए पूरा अगर 10 लीटर प्रोडक्शन लेना है तो हमको सप्लीमेंट के फॉर्म में कैल्शियम देना चाहिए, इसलिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट निकलता है। अगर हम नहीं देंगे रिक्वायर्ड कैल्शियम जितना जरूरत है एनिमल को, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे कि मिल्क प्रोडक्शन डाउन जाएगा। तो आपको समझ आया कि क्यों हमको कैल्शियम की जरूरत है।
चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। यदि आप फार्मर के बताइए पास भाई। जाएंगे, मैं क्लासेस दूं, तो यदि आप इस तरीके से बताएंगे, वो जितना चारा दाना खा रहा है, आप कैलकुलेट करके इन चीजों को बताएंगे ना, तो एक आपकी पहचान, ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचने वाले की होगी, आपकी पहचान एक एडवाइजर के तौर पे की जाएगी। यस, ये फिनिक्स वाला लड़का आता ना, मेरी सारी कैलकुलेशन करके बता के जाता है कि इतना मेरे को चारा दाना खिला रहा हूँ, इतना मेरे को कैल्शियम खिलाना चाहिए, इतना मेरे को दाना बढ़ाना चाहिए, ये चीज खिलानी चाहिए, ये चीज नहीं खिलानी चाहिए। अभी हम किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, अरे इसको 5 लीटर या 6 लीटर कैल्शियम पेल करके आनी है, कैसे ये मेरे कैल्शियम को ले। नहीं, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा फार्मर के पास जाने के लिए। हमें देखना होगा कि फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम फार्मर को क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और फार्मर्स का प्रॉफिट कैसे बढ़े, उसके एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उसके ऊपर अपने को काम करना होगा। समझ में आया आप लोगों को? चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं कितने कोरिलेट कर पा रहे चीज को। सिर्फ 4 यस आए हैं अभी, 5। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे ना, तभी ये चीजें समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे को फार्मर के पास जाऊंगा, 100 ग्राम में कितना चाहिए, 1 लीटर के अंदर कितना चाहिए, 10 लीटर मिल्क प्रोडक्शन है तो वहां पे कैल्शियम कितना चाहिए, फार्मर कितना चारा दाना खिला रहा है तो उसको कितने जो है कैल्शियम फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, उसका सोर्स क्या है, वो खल खिला रहा है, चूरी खिला रहा है, बिजोला खिला रहा है, कहाँ से कितना कितना कैल्शियम उसको मिल सकता है। हाँ डॉक्टर साहब। जी, तो ये अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग इसकी दोबारा बात कर लेते हैं। 21 चैट बॉक्स में आए हैं अभी। अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आया है, कुछ कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमको फार्मर को बताना होती है। जो सर आपको बता रहे हैं कि हमको केवल इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि हमारा प्रोडक्ट फार्मर खरीद ले, कैसे भी करके फार्मर जरूर खरीदेगा प्रोडक्ट को, बशर्ते है कि हम प्रोडक्ट को ठीक से ब्रीफ करें, उसको डिटेल करें, उसकी जरूरत को बताएं फार्मर को कि क्यों आपको ये देना जरूरी है। और वो आप इस तरीके से बता सकते हैं लैक्टोकैल के बारे में। देखिए, अभी इसमें हम देखते हैं कि क्या रोल क्या है कैल्शियम का, क्यों कैल्शियम ना मिलने से, कैल्शियम की कमी होने से मिल्क प्रोडक्शन डाउन जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि कैल्शियम मिल्क में जो प्रोटीन होती है, जो जिसे हम केसीन बोलते हैं, वो छोटे छोटे मिसेल के फॉर्म में, वो मिल्क के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो बन के मिसेल बना लेते हैं, छोटे छोटे मिसेल मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो होती है। यहाँ पे एक सब मिसेल का डायग्राम लिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में कैल्शियम फॉस्फेट इनको जोड़ता है। एक मॉलिक्यूल केसीन प्रोटीन का और दूसरा, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो मिल्क में जो प्रोटीन है वो कंबाइंड नहीं हो पाएगी। कंबाइंड नहीं होगी तो वो कैसे निकलेगी अडर से बाहर, वो मिल्क के फॉर्म में ही नहीं आ पाएगा। जो कॉम्पोजिशन अडर में तैयार हो रहा है ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू, वो मिल्क के फॉर्म में ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन है मिल्क में, वो उसको जुड़ने के लिए एक दूसरे से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को कैल्शियम फॉस्फेट की जरूरत होती है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कैसे हम बता सकते हैं, और क्या इसका मिल्क प्रोडक्शन में रोल होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, डिसरप्टेड गैलेक्टोपोएसिस। गैलेक्टोपोएसिस हम सभी जानते हैं क्या होती है, मिल्क का बनना गैलेक्टोपोएसिस होता है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये
अडर एल्वियोलाई से लिया गया है। इस फॉर्म में ये अडर की स्ट्रक्चर का समझ लो आपकी ट्रांसफर सेक्शन है, यानी कि हमने उसे एक एल्वियोलाई को एक अडर का जो लोब है उसको लिया और हमने उसे ट्रांसफरली काट देंगे, जब हॉरिजॉन्टली उसे कट कर देंगे तो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो ये एक जो एल्वियोलस है उसके भीतर का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इसमें एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो इसको स्ट्रक्चर करता है और भीतर इसके कैविटी होती है। ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, यहां से कैपिलरीज के थ्रू मिल्क फिल्टर होता है और जो मिल्क में जरूरी कंपोजिशन है वो ब्लड से फिल्टर होके यहाँ मिल्क की कैविटी में आ जाता है। इस जगह पे प्रोडक्शन जो गैलेक्टोपोइसिस की प्रोसेस है उसको स्ट्रेस जो होता है वो इफेक्ट करता है। स्ट्रेस की कंडीशन में जो गैलेक्टोपोइसिस की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसके बाद हमने जो तीसरा फैक्टर लिया था कि इनकम्प्लीट लेट डाउन ऑफ मिल्क। द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट्स मिल्क फ्लो फ्रॉम एल्वियोलाई इन द अडर इनटू द टीथ कैनाल। जो मिल्क सीक्रेशन के रिफ्लेक्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, ये वही ट्रांसफर सेक्शन के ही ये मिल्क जो सीक्रेशन है उसका प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि डेयरी फार्म पे अगर किसी पशु का बछड़ा या बछड़ी नहीं बच पाता है तो वो दूध नहीं देता एनिमल। क्यों नहीं देता? स्ट्रेस होता है उसको। गैलेक्टोपोइसिस की प्रोसेस जो है वो धीमी होती है और मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फार्मर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है, मिल्क सीक्रेटिंग हार्मोन होता है। कहां से सीक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है जो हमारे दिमाग की एक स्फीनोइड बोन होती है, सेला टर्सिका, वहां प्रेजेंट होती है। पीनट के आकार की ये बोन होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वेसोप्रेसिन या एडीएच, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। ये लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए जरूरी होता है। तो इस हार्मोन का सीक्रेशन स्ट्रेस होने की वजह से रुक जाता है, कम होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि फार्मर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है वहां पर। एग्रीगेटेड, fearful or stressed or pain during the milking process will affect let down, milk let down। यहाँ पे क्या बात हम करना चाह रहे हैं कि जो मिल्क का जो दूध निकालने की जो तरीके हैं वो सही तरीका किसान यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके तीन तरीके होते हैं, नकलिंग, स्ट्रिपिंग और फुल हैंड। नकलिंग तरीके में हमारा ये जो अंगूठा होता है ना, थंब, इसको हम बेंड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई फार्मर जो होते हैं वो नकलिंग तरीके से मिल्किंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ये अंगूठा हमने ऐसे बेंड किया, ऐसे, तो बेंड करने पे ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, ये टीथ तो सॉफ्ट होता है, वहां तो कोई बोन होती नहीं है, तो वो उसको चुभता है, उसको दर्द होता है, वहां उसके सेल्स डैमेज होते हैं। तो उस पेन की वजह से भी एनिमल का जो मिल्क है वो पूरी तरह से एनिमल नहीं दे पाता, मिल्क को चढ़ा लेता है, मिल्क को रिलीज नहीं करता। एक मेथड होता है स्ट्रिपिंग का मेथड, जिसमें एनिमल अंगूठे और उंगली के बीच में टीथ को दबा के और मिल्किंग करता है। तीसरा और सही तरीका जो है वो होता है फुल हैंड मिल्किंग, जिसमें फार्मर इस तरीके से थन को पकड़ता है। तो सारे फार्मर तो सही तरीके से मिल्किंग नहीं कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड फार्म है वहां पे मशीन से हो रही है, लेकिन जो मार्जिनल फार्मर है, मीडियम फार्मर है, वो क्या कर रहे हैं, मिल्किंग का तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका प्रोडक्शन कितना होगा। इसके बाद बात करें इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो
जो एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट ने जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की है वो कितनी है? एनर्जी जरूरी क्यों है? ठीक कैल्शियम की तरह एनर्जी भी जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड बॉडी रिजर्व्स। बॉडी में एनर्जी होती है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते हैं, लंच नहीं लेते या ब्रेकफास्ट नहीं लेते, फिर भी हम काम करते रहते हैं, तो वो बॉडी का स्टोर एनर्जी होता है जो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी का भी सप्लाई रेगुलर जरूरी है। उसका भी सोर्स क्या है? फीड है, खाना है जो एनिमल खा रहा है। तो एनआरसी ने जो लिमिट सेट की है वो 0.6 मेगा कैलोरी पर केजी मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। वो 1 लीटर मिल्क जिसमें कि 3.5% फैट है। अगर फैट का परसेंटेज बढ़ता है मिल्क में तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। ये काऊ के लिए है, बफलो के लिए इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि बफलो में फैट परसेंटेज जनरली 6 से ऊपर ही होता है, 7 से ऊपर ही होता है, तो इसका डबल बफलो में रिक्वायर्ड होगा। और मेंटेनेंस के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? देखते हैं। 5.5% फैट अगर है किसी बफलो के मिल्क में होगा, ये कैटल के में तो नहीं होता है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 0.8 मेगा कैलोरी। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अब किसी फार्मर ने बोला कि हमारे एनिमल में कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट है पर लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो हम कितना बताएंगे उसे? हम एक एवरेज लगा सकते हैं कि 3.5% काऊ मिल्क में एवरेज फैट होता है। अगर कोई 3% फैट वाली काऊ है तो उसके लिए लगभग हमको 0.55 इस तरीके से मेगा कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीडेटिव डैमेज ये बड़ा जरूरी होता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हम सभी हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, ये हमको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। अंडर नॉर्मल कंडीशन एनिमल बॉडी keep the balance between free radical and antioxidants that desired level। तो यहाँ पे वर्ड आया फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल बॉडी के भीतर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं, जो नेसेसरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं एनिमल की बॉडी के भीतर, जैसे कि खाना पचना हुआ, उस प्रक्रिया के दौरान कुछ तो आयंस बनते हैं और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता और ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्योंकि अगर कोई चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने अपोजिट चार्ज वाले सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे कि हम बात करें कि कैल्शियम रिलीज हुआ मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज होने की वजह से वो ऐसी सरफेस की तरफ ऐसे अपने दूसरे मॉलिक्यूल, अपोनेंट मॉलिक्यूल की तरफ जिसपे कि -2 चार्ज होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होके उसके साथ जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। लेकिन जिस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है वो बॉडी में फ्रीली घूमता रहेगा और ये फ्री रेडिकल्स की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो जब तक ये बॉडी के भीतर हैं तब तक ये बॉडी को हार्म करते रहेंगे, बॉडी को नुकसान कर पहुंचाते रहेंगे। और ये प्रोड्यूस क्यों होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेस से। और इन फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन के बाद ये फ्री रेडिकल बॉडी को जो हार्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। इसीलिए तो हम विटामिन ई जो होती है, विटामिन ए जो होता है, उसको यूज करते हैं कि नहीं करते, जो हमारे प्रोडक्ट में भी है।
तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह इनको यूज किया जाता है कि नहीं? क्योंकि जो फ्री रेडिकल हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज करने वाले मॉलिक्यूल हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन देते हैं। अभी क्या हुआ कि एनिमल का पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन के बाद उसको दूध देना है। तो दूध देने की प्रक्रिया में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन का स्ट्रेस होता है। जैसे जैसे जब एनिमल ब्याह जाता है, उसके कुछ दिन बाद, लगभग 45 दिन बाद क्या होता है कि एनिमल अपने पीक लैक्टेशन पे पहुंचता है। अपनी दूध देने की जो उसकी अधिकतम क्षमता है, उस क्षमता को टच करता है और कुछ समय तक उस क्षमता पे वो बना रहता है। 60 से 120 दिन, 45 से 120 दिन तक ब्याने के बाद, जैसे आज एनिमल ने पार्चुरेशन किया, इसके 45 दिन बाद वो अपने पीक लैक्टेशन पे पहुंच जाएगा और वहां से फिर, या 60 दिन, कोई एनिमल 45 दिन पे, कोई 50 दिन पे, मैक्सिमम अगर एनिमल की फीडिंग का स्टैंडर्ड बढ़िया है, एनिमल का खान पान उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है, तो क्या होगा, 45 दिन के भीतर वो एनिमल अपनी अधिकतम प्रोडक्शन क्षमता पे पहुंच जाएगा और 120 दिन तक उतनी ही क्षमता के साथ प्रोडक्शन करता रहेगा। वही फार्मर का बेनिफिशियल पीरियड होता है, वही फार्मर का प्रॉफिटेबल पीरियड होता है प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है ना? तो जब पीक लैक्टेशन पे एनिमल पहुंच रहा है, उस समय स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस के देयर आर 1000 रीजंस ऑफ स्ट्रेस, इवन इन्फिनिट रीजन ऑफ स्ट्रेस वी कैन फाइंड आउट। लेकिन यहाँ पे हम लैक्टेशन की बात कर रहे हैं, कैल्शियम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम जिस स्ट्रेस की बात करेंगे वो स्ट्रेस होता है पीक लैक्टेशन का स्ट्रेस। एनिमल के ऊपर स्ट्रेस है, तनाव है कि उसको ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करना है। उस स्ट्रेस के कारण, उस तनाव के कारण, जो पीक लैक्टेशन का तनाव है, उसके कारण बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं और बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट करते हैं। इस ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन में कमी आती है। ये डैमेज अडर सेल्स को भी तो होगा, जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाले, जहां पे मिल्क बन रहा है अडर में, एल्वियोलस के भीतर, वहां भी तो डैमेज होगा। जो मैंने लास्ट आपको दिखाई थी स्लाइड, मैं वापस से दिखाता हूँ। ये वाला जो स्लाइड है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो एल्वोलस का डायग्राम है, यहाँ ये एपिथेलियल लाइनिंग है, इस एपिथेलियल लाइनिंग को ये डैमेज करता है। डैमेज करेगा तो ब्लड के फिल्ट्रेशन में दिक्कत आएगा, जिसकी वजह से एनिमल का प्रोडक्शन नीचे चला जाता है। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज है, प्रॉपर एनर्जी की सप्लाई है, गैलेक्टोपोएसिस डिसरप्शन है, कैल्शियम फास्फोरस की इम्प्रॉपर इनएडिक्यूट अवेलेबिलिटी है, इस सब को ओवरकम करने के लिए, इस सब एक फार्मर की इन सारी समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं अपना ये जो हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट रेंज है। इसमें 3 प्रोडक्ट आते हैं, जो बात हमने शुरू में की। इंट्रोड्यूसिंग फिनिक्स कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, जिसमें कि 3 वेरिएंट, हम 3 प्रोडक्ट हम फार्मर के लिए सर्व करते हैं। पहला है लेप्टोकैल बोलस, दूसरा है लेप्टोकैल गोल्ड और तीसरा है लेप्टोकैल प्लेटिनम। वन बाय वन हम इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे। ये जो फार्मर का इमेज लगा हुआ है ना, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये आंटी हैं, ये जो फार्मर है, डेयरी फार्मर, ये कितना हैप्पीली कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने एनिमल को ऑप्टिमम अमाउंट में फीडिंग कराई है, जरूरत की सारी चीजें दी हैं, तो एक की बजाय 2 लोगों को मिल्किंग का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एनिमल का प्रोडक्शन प्रॉपर है, उसकी ब्रीड के अकॉर्डिंग है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं लेप्टोकैल बोलस की।
तो लेप्टोकैल बोलस में देखिए 4.8 ग्राम के वेट के साथ इसकी अवेलेबिलिटी है, जिसमें 4.2 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट है, रेस्ट बाकी ये इसके कंपोनेंट हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन एच है, विटामिन B12 है, एल लाइसिन है, लेप्टिडीनिया रेटिकुलेटा है, एस्परगस रेसिमोसस है, मैग्नीज है, मैग्नीज MHA। ये मोर एफिशिएंट फॉर्म होती है कॉपर की, मिथाइल हाइड्रोक्सी एनालोग इसको बोलते हैं। तो ये इसकी ज्यादा अवेलेबल फॉर्म हो जाती है। ये हमारे जो लेप्टोकैल बोलस है इसका लीड पॉइंट है। आप जैसे किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये मिनरल मिलेगा कॉपर, लेकिन क्या ये MHA के साथ है? ये हमारा कॉम्पिटिटर पर लीड है। अगर कोई फार्मर कहता है हमसे कि हमने अपना प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में बताया और फार्मर ने कहा कि साहब जिसमें मैं खिला रहा हूं उसमें भी तो कॉपर है, उसमें भी तो जिंक है, तो हमको वहां बताना होगा कि सर आप जो खिला रहे हैं उसमें बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कॉपर है, जिंक है, लेकिन जितना आप दे रहे हैं एनिमल को, क्या वो पूरा उसको उपलब्ध हो रहा है क्या? हमने अपने लेप्टोकैल बोलस में ये व्यवस्था की है, अपने कैल्शियम सप्लीमेंट में ये अरेंजमेंट किया है, ये ध्यान रखा है कि जितना हम दे रहे हैं अपने मेडिसिन में, अपने सप्लीमेंटेशन में, उतना ही पशु को अवेलेबल हो, यानी कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो ये कॉम्पिटिटर के ऊपर जो हमारा लीड है ये हमको बताने की जरूरत है, ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। इसके बाद में जिंक है। तो इन सभी के फंक्शन जो हैं वो हम जानते ही हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन D3 का काम मैंने आपको बताया ही हुआ है कि ये कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पॉलीकैल्सीफेरॉल की प्रेजेंस में होता है। हमने कैल्शियम दे तो दिया एनिमल को, लेकिन कितना मिल रहा है ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि विटामिन D3 की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर हमने कैल्शियम बहुत ज्यादा खिला दिया पशु को, लेकिन जो विटामिन की अवेलेबिलिटी है D3 की, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो कैल्शियम निकल जाएगा बॉडी से बाहर, वो उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उस कैल्शियम को एनिमल मिल्क प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाएगा। तो विटामिन H, बायोटिन, इसका क्या यूज होता है? ये अडर के वियर एंड टियर के काम आता है, अडर हेल्थ को मेंटेन करता है। अडर हेल्थ तक, क्योंकि देखिए मिल्क जो सीक्रेट होता है वो एपोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एपोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड whose apical part will excrete with the secretion of milk or with the secretion of any substance that these glands are secreting। तो जो सिरे का भाग होता है, उस ग्रंथि का जो सिरा है, एकदम एपिकल पार्ट, वो सीक्रेशन के साथ में होशियार सिंह आप लेट हो गए आने में, बहुत लेट हो गए। ये नेटवर्क इश्यू से वो हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये इनका एपोक्राइन ग्लैंड का जो एपिकल पार्ट होता है, इसीलिए इनको एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, सीक्रेशन के साथ चला आता है। तो वो चला आया, अब सुबह मिल्किंग हो गई और बहुत सारी ग्लैंड्स के एपिकल पार्ट जो है वो सीक्रेशन में आ गए, तो वापस से उन ग्लैंड्स का वियर एंड टियर की जरूरत है कि नहीं? नहीं तो मिल्क प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। सारी की सारी जो मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड है
वो मिल्क का सीक्रेशन नहीं करेंगी तो मिल्क की क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी खराब होगी। इसलिए विटामिन एच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अडर के वियर एंड टीयर के लिए, अडर हेल्थ को प्रॉपर बनाए रखने के लिए, प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन लेने के लिए जरूरी है। विटामिन बी 12 की बात करें तो विटामिन बी 12 जो होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म को, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। क्योंकि हमने देखा था कि 1 kg 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए 0.68 मेगा कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता थी। ये एनर्जी का सोर्स क्या है? इस एनर्जी का सोर्स वही फीड है जो एनिमल खा रहा है, किसान उसे जो खिला रहा है वहीं से उसको एनर्जी मिल रही है। तो जो फीड पशु खा रहा है उसमें जितनी एनर्जी की मात्रा है वो सारी की सारी पशु को कब मिलेगी? जब उसका मेटाबॉलिज्म जो है, खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से होगी। एल लाइसिन है, ये एक अमाइनो एसिड होता है। मिल्क मिल्क प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, हम जानते हैं। ये वेजिटेरियन लोग तो मिल्क पर थ्राइव करते हैं अपने प्रोटीन सोर्स के लिए। तो जब ये लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है, सेकंड लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है, अगर ये नहीं होगा तो मिल्क का जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो वीक रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। तो मिल्क मिल्क में जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम रहे, सही रहे, इसके लिए एल लाइसिन हमने इसमें दिया हुआ है। एस्परगस रेसिमोसस की बात करें, शतावरी की बात करें तो ये गैलेक्टोगोक का काम करता है, यानी कि मिल्क बनाने में ये हेल्पफुल होता है। मिल्क सीक्रेशन में ये हेल्पफुल होता है, मेनली मिल्क बनाने में भी हेल्पफुल होता है। गैलेक्टोगोक का मतलब होता है मिल्क सीक्रेट कराने वाला। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन लगाते हैं इसको गैलेक्टोगोक की तरह ही लगाते हैं, लेट डाउन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। और लेप्टिडिनिया रेटिकुलेटा है, ये अडर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हम अडर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनके उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके बाद कॉपर, मैग्नीज, जिंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि ये जो है किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। और एक्चुअली ये जो मिनरल्स है ना, जैसे मिल्क प्रोडक्शन जब हो रहा है तो मिल्क के भीतर एनर्जी भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, कोलेस्ट्रम में तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है, मैटरनल एंटीबॉडी होती है कि नहीं होती है आईजीएम मिल्क में, वो भी एक प्रोटीन होती है। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारी जगहों पे कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन में यूज होने वाला एंजाइम है। अब लेकिन ये एंजाइम काम कब करेगा? जब इसके पास कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट का काम ये सारे के सारे करते हैं। इसके अलावा ब्लड फॉर्मेशन में काम करते हैं। जिंक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, विटामिन ए के कोफैक्टर की तरह काम करता है। जिंक की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो विटामिन ए काम नहीं करेगा। तो ये जो बोलस की हम बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर फार्मर की जो पेइंग कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती है कि वो लैक्टोकेल का 30 लीटर का पैक खरीद ले, 5 लीटर का खरीद ले, 6 लीटर का खरीद ले, 10 लीटर का खरीद ले। कई फार्मर ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका के पास
कम पशुओं की संख्या है, छोटा फार्म है, वो अपना मैनेज कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहीं से प्रॉफिट ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे फार्मर्स के लिए, या बड़े फार्म की बात करें तो बड़े फार्म में काम लेबर करती है, तो लेबर को आलस होता है काम करने का। मैं कई जगह देखा है मैंने ये कि फार्म का जो मालिक है वो अपने डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराता है और वो मेडिसिन वो परचेज भी करता है और फार्म के स्टोर में रखता भी है और अपनी लेबर को समझाता भी है कि आपको ऐसे देना है, ऐसे देना है, ऐसे देना है। लेकिन लेबर उसका इस्तेमाल नहीं करता, उसको देता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको देने में उसको परिश्रम करना पड़ेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, प्रॉफिट का जो पैसा आ रहा है वो तो उसकी पॉकेट में आ नहीं रहा, तो उसका इंटरेस्ट उस हिसाब से उतना नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बोनस है ये हम किसी ऑर्गेनाइज्ड फार्म के मालिक को भी सुझा सकते हैं कि सर ये आपके लेबर के लिए कन्वीनियंट है इस्तेमाल में, क्योंकि जब भी वो दाना चारा या कोई भी कुछ दे रहा है उसी में इसको दे सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए भी, लार्ज फार्मर के लिए। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, लैप्टोकेल गोल्ड की बात करते हैं। लैप्टोकेल गोल्ड 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। इसमें भी कैल्शियम है 35 mg, फॉस्फोरस है 1750 mg, 45,000 IU विटामिन ए है, विटामिन D3 है 16,000 IU, विटामिन B12 है 300 माइक्रो, जीवंती है, लेप्टिडिनिया रेटिकुलेटा और शतावरी है। अगर इसमें हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे नहीं, देखो ये तो क्या कंपोनेंट हो गए जो मिल्क फॉर्मेशन के लिए चाहिए हमको, जो फीड सप्लीमेंट में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमने शुरुआत में क्या बात की थी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, वही एनर्जी तो मिल्क में हमको कंबाइंड होके मिल जाती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर की अवेलेबिलिटी भी है। एनर्जी वैल्यू इसकी कितनी होती है? 243.2 किलो जूल इसमें एनर्जी के, यानी कि ये कैल्शियम की और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ में मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर कोई एनिमल सफिशिएंट फीड नहीं दे पा रहा है, उस रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी भी अवेलेबल है। अगले प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, लैप्टोकेल प्लेटिनम। ये हमारा टॉप कैल्शियम जो हमारी रेंज है उसमें टॉप मोस्ट वेरिएंट है और इसके जो कंपोनेंट वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हायर है। अगर हम लैप्टोकेल गोल्ड और लैप्टोकेल प्लेटिनम की बात करें तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो इसमें कैल्शियम 3500 था गोल्ड में पर 100 ml, और यहाँ पे 7000 हो गया है, यानी कि जस्ट डबल हो गया है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये भी डबल हो गया है। विटामिन डी की बात करें इसमें 12,000 IU है। विटामिन बी की बात करें 100 माइक्रो है। ए की बात करें 45 IU है। और विटामिन ई की बात करें तो ये 1.5 लाख माइक्रोग्राम। क्रोमियम भी है इसमें, शतावरी भी है, जीवंती भी है, काली मिर्च, पाइपर लौंगम भी है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, अडर इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। क्यों इसकी जरूरत होती है अडर इम्यून सिस्टम को? अडर को इम्यून इम्यून पावर उसका स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? जिससे मेस्टाइटिस के चांसेस कम होते हैं। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है लैप्टोकेल प्लेटिनम, ये कितना बेनिफिशियल है फार्मर के लिए अगर हम इसको ठीक से समझा पाए तो। हमको ऐसे कोड नहीं करना है, इससे आपका मेस्टाइटिस रुक जाएगा। पर अब जब हम सारे कंपोनेंट के बारे में बताते हुए आएंगे तो हमको ये बोलना जरूरी हो जाता है कि ये सब आपके अडर की हेल्थ को मजबूत रखेगा, जिससे मेस्टाइटिस होने की संभावना को भी ये नियंत्रित करता है। कहीं ना कहीं मेस्टाइटिस की संभावना को ये कम करता है, क्योंकि ये आपके अडर की हेल्थ को, अडर के इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाता है। सेलिमेरेन है इसमें और कॉपर है। कितना बढ़िया इसके नीचे लिखा हुआ है लैप्टोकेल का नारा,
सदा बहे दूध की धारा, इसी के साथ आप इसको प्रेजेंट करो। तो ये हमारा कंपैरेटिवली 3 टाइम्स मोर पावरफुल वेरिएंट है कैल्शियम का, क्योंकि इसमें जो अगर एनिमल के मेटाबॉलिज्म में भी कोई समस्या चल रही है, अगर एनिमल के लिए मान लीजिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन साइट्स हैं, उसमें भी अगर कुछ एडहेरेंस में दिक्कत हो रही है कैल्शियम मॉलिक्यूल को, तो भी इसकी उपलब्धता, कैल्शियम मॉलिक्यूल की उपलब्धता बॉडी में लंबे समय तक बनी रहेगी लैप्टोकैल प्लेटिनम के साथ में, जिससे कि इम्प्रॉपर अगर साइड से एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम का, तो ज्यादा टाइम तक अवेलेबिलिटी होने के कारण ऑप्टिमम कैल्शियम फिर भी एनिमल को अवेलेबल हो जाएगा प्लेटिनम के साथ में। तो ये हमारा कैल्शियम रेंज है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन रेंज है फिनिक्स का, जिसमें कि जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरीके से किया गया है कि ये ध्यान रखा गया है कि एनिमल की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल हो, और लैप्टोकैल प्लेटिनम इस्तेमाल करने वाला पशु निश्चित तौर पे अपने दूध देने की अधिकतम क्षमता तक पहुंचे। तो इस तरीके से हम अपनी कैल्शियम रेंज के साथ आगे जा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से समझाएंगे फार्मर को, तो निश्चित तौर पे फार्मर आपकी बात समझेगा और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटर को रिप्लेस करेगा उस प्लेस से। जरूरी है कि हम ठीक से बताएं। जब हम ठीक से बताएंगे तब हमारे पास सवाल आएंगे। जब हमारे पास सवाल आएंगे तो हम अपने फार्मर से कनेक्ट होंगे, हमें रास्ता मिलेगा कि हम कैसे अपने फार्मर के यहाँ विजिट करें, किन कारणों से हम अपने फार्मर के यहाँ विजिट करें। सो थैंक यू सो मच। ये लैप्टोकैल रेंज के बारे में हमने बात की है आज। आप सभी लोग जो है, जो लिटरेचर है आपके पास, वहां से इसको पढ़िए, देखिए। कुछ सवाल आपको मिलते हैं तो आप पूछिए। अभी भी अगर इसमें जो हमारा कॉम्पोजिशन है, जो कैल्शियम से संबंधित अगर कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, वी कैन डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आशीष। आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि कैल्शियम का कैसे जो है एनिमल्स में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम उसको अपना लैप्टोकैल बोनस देकर के क्या बेनिफिट करा सकते हैं, लैप्टोकैल गोल्ड करा देकर के पिला करके क्या बेनिफिट करा सकते हैं, और लैप्टोकैल प्लेटिनम देकर के क्या बेनिफिट हम करवा सकते हैं।